हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है हम लोग इस समय स्पर्धा बैच में हैं और एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये बैच है। संस्था हमारी लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है ना। और इस समय भी ऑफलाइन बैचेज जो हमारे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, बहुत धुआंधार चल रहे हैं। बच्चे बहुत मन लगा के लगे पड़े हैं और ऑनलाइन बैच में हम और आप एक साथ हैं। और इस समय मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, एक लेक्चर हो चुका है, उसके पहले हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू किया था, एंड भी कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है इसमें और स्पर्धा बैच क्या है। तो स्पर्धा बैच एसएससी जेई 2023 का बैच है, ऑनलाइन है, बाइलिंगुअल है। अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर ये जो ऐप आपको दिख रहा है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के नाम से, ये आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारे डेमो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह दिए गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। उसको करिए, देखिए। और अगर पढ़ना पढ़ाना आपको समझ में आता है तो जरूर कोर्स को ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करते समय भूलिएगा नहीं, ये मेरा रेफरल कोड है SJT20। जैसे ही इस कोड को आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको फीस में 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है ना। आइए देखिए जरा इस टीम में कौन है जो आपको स्पर्धा बैच में आपके पीछे खड़े रहेंगे। वाईके रस्तोगी सर हैं जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, थ्योरी ऑफ मशीन, सॉरी थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल रस्तोगी सर के पास है। ओझा सर हैं, गौरव ओझा जी हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, थ्योरी ऑफ मशीन के लिए, मशीन डिजाइन के लिए। तो 3 सब्जेक्ट मेरे से कहते मेरे पास हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मैं मिस कर चुका हूँ और थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट किया गया है। लगभग स्टार्टिंग है, आज ये अपना सेकेंड डे है थ्योरी ऑफ मशीन का। तो आइए जल्दी से देखा जाए थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोगों ने बहुत बेसिक फंडामेंटल के तौर पे क्या पढ़ा है। जो बहुत पहला वेरी फर्स्ट चैप्टर है जिसको आप सिंपल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, उसी को आप देख रहे हैं। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन चैप्टर का नाम है, सिंपल कोर्स का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि हम जो मशीनों में मैकेनिज्म यूज होते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसका मोशन पढ़ेंगे, उसी का काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, है ना। जैसे सिंपल सी मशीन आपको दिख रही है यहाँ पे, तो एक मशीन है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये मशीन कुछ ऐसी है कि जब स्विच मोटर ऑन कर देंगे तो मोटर के ऑन करने से जब मोटर घूमने लगेगा तो बीच का तामा झामा ऐसा बनाया गया है कि ये जो प्रेस टूल है, ये प्रेस टूल बार बार ऐसे 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 करके किसी चीज को प्रेस करेगा, है ना। तो इससे जो भी आपको जरूरत हो वो आप काम कर लीजिए। किसी चीज को प्रेस करना है तो आप वो काम यहाँ कर सकते हैं। तो एक प्रेस मशीन है, ऐसा सिंपल सा। तो हमें इसी तरीके की बहुत सारी मशीनों के बारे में चर्चा करनी है, मैकेनिक्स के बारे में चर्चा करनी है और वो जो काइनेमेटिक्स है उसकी वो समझना है। ठीक है ना। आइए देखा जाए क्या बातचीत हो सकती है। तो हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है जल्दी से उसको रिवाइज कर लें एक बार, है ना, फिर इससे आगे बढ़ा जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, जो थ्योरी ऑफ मशीन है, थ्योरी ऑफ मशीन को 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट मिला के बोला जाता है। पहला नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। दूसरा है डायनेमिक्स ऑफ मशीन और तीसरा है वाइब्रेशन। जब इन 3 सब्जेक्ट की स्टडी हम लोग प्रॉपरली कब हम लोग कर लेते हैं, तब आप कह पाते हैं कि हमें मशीनों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मशीन अब सही हो गई है, कंफर्म हो गई है। तो अभी हम लोग जो स्टडी करने चल रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दिस चैप्टर इज फ्रॉम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। और आपको बताया गया था मैकेनिक्स में और इसके लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था, क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि ओनली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मशीन एलिमेंट। हम क्या करने वाले हैं कि केवल मोशन की चर्चा करेंगे। एंगुलर मोशन हो, लीनियर मोशन हो, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो, ऑसिलेटरी मोशन हो, हम मोशन की खाली बात करेंगे। मोशन को पैदा करने वाले कारण की कोई चर्चा यहाँ नहीं होगी। आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कितना फोर्स लगा है जिसकी वजह से मोशन हुआ है, टॉर्क कितना है, एनर्जी कितनी है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वो सब करेंगे कब, जब जाएंगे डायनेमिक्स ऑफ मशीन में, है ना। और ये जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो वाइब्रेशंस की बात आएगी कि कोई भी मोशन जब होता है तो अलाइनमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहते ही हैं। परफेक्ट अलाइनमेंट कितना भी चीजें बढ़िया की जाए नहीं पॉसिबल है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन सिस्टम में बचे रहते हैं। तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वाइब्रेशन एनालिसिस, कंपन का विश्लेषण हमें करना पड़ता है।
ठीक है ना। चलिए उस बात की बात है, देखा जाए आके। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा कि एक बात ये समझ में आई थी कि बहुत ध्यान से देखिए कि किसी भी मशीन कैसे बनती है। तो आपने कहा था कि उल्टा चले, मशीन देखी है, जैसे साइकिल आपकी मशीन है, मोटरसाइकिल मशीन है, सिलाई मशीन है ना, पंखा चल रहा वो भी मशीन है, सब कुछ तो मशीन ही है हमारे आसपास। तो मशीन कैसे बनती है, ढेर सारे मैकेनिज्म जब मिल जाते हैं तो उसी को कहते हैं मशीन। ढेर सारे जब मैकेनिज्म मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं मशीन, है ना। ठीक है। और मैकेनिज्म कैसे मिलते हैं, बनते हैं, जब कई लिंक मिल जाते हैं, कई लिंक मिलते हैं तो बनती है मैकेनिज्म, या ऐसे कह लें कि कई लिंक मिलके मैकेनिज्म बनाते हैं और कई मैकेनिज्म बन के मशीन बनाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने लिंक को काउंट करना सीख लिया था, कुछ बात हुई थी कि कितने लिंक है। कोई कहे कि एक मशीन है, ये प्रेस मशीन है, एक प्रेस मशीन है, इसमें कितने लिंक हैं। तो मोटे तौर पे एक आइडिया हुआ था, डिटेल में देखेंगे, लिंक की काउंटिंग बढ़िया ढंग से करेंगे, है ना। कितने लिंक मिलके ये मशीन बनी है, तो मोटे तौर पे दिखाई पड़ा था। सब मिला के गिनती करते करते 1 2 3 4 5 6 6 लिंक मिलके ये मैकेनिज्म बनी है ना। और ये मैकेनिज्म बन के तैयार हुई तो हमारी ये प्रेस मशीन बन गई, है ना। चलिए ये बात समझा गया था। फिर हमने जो है एक आईसी इंजन में लिंक को काउंट किया था, और मालूम चला कि इस आईसी इंजन के अंदर भले ही आपको बहुत कलरफुल बहुत सारी चीजें दिखती हों, लेकिन बेसिकली इसमें लिंक तो केवल 4 ही हैं। एक जो आपका इस कहते हैं केस दिख रहा है, जिसके अंदर क्रैंक केस और सिलेंडर मिला के एक ही स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका हो गया 1। एक क्रैंक हो गया दूसरा, कनेक्टिंग रॉड तीसरा, और जो आपका ये पिस्टन है ना, तो उसको आप कह रहे हैं चौथा लिंक। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लिंक अभी देखेंगे। तो फिर बात आई कि काइनेमेटिक लिंक किसे कहा जाए। लिंक, हम लोग लिंक लिंक कर रहे हैं, एलिमेंट बोल देते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो लिंक या एलिमेंट की बात करते हैं। आम आदमी इसी को पार्ट्स कहता है, पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स। कहता है कि साइकिल में कितने पार्ट्स हैं, तो सबको डिसमेंटल कर देगा तो कहेगा इतने पार्ट्स हैं। आम व्यक्ति इसे पार्ट्स कहता है, हम इसको लिंक कहते हैं। और हम क्योंकि लिंक के मोशन की स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम इस लिंक को काइनेमेटिक लिंक कह रहे हैं। काइनेमेटिक लिंक कह रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ दैट लिंक। ठीक है ना। तो इसलिए इंजीनियरिंग की भाषा में हम उसे लिंक कहेंगे, काइनेमेटिक लिंक कहें या काइनेमेटिक एलिमेंट कहें। तो काइनेमेटिक एलिमेंट क्योंकि मोशन करने जा रहे हैं। अब किसी बॉडी का मोशन जैसे आप अगर देखते हो, तो किसी भी बॉडी का मोशन किसी के रिस्पेक्ट में ही तो देखते हो ना। जैसे 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 सपोज दैट यहाँ क्योंकि बात होने वाली है रिलेटिव मोशन की, तो ये चर्चा करना जरूरी है ना। जैसे आप मान लीजिए सड़क के किनारे खड़े हैं, है ना, सड़क के किनारे खड़े हैं और एक बस जा रही है, तो आप क्या कहते हैं कि बस की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है ना। क्योंकि आप खड़े हैं तो आप रेस्ट में हैं। आप कहाँ खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं। तो अर्थ और आप दोनों ही रेस्ट में हैं। उस बस के लिए देखा जा रहा है तो ना, अर्थ को हम लोग एक रेस्ट फ्रेम मान के चल रहे हैं। वैसे तो अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन अभी हम अर्थ पर हैं और हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, तो हम अर्थ के इन मोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है ना। अब सड़क अर्थ पे है, मैं अर्थ पे हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, मैं भी रुका हूं। इसका मतलब अर्थ के साथ मेरी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो मैं और अर्थ एक ही बॉडी हो गए। अब मुझे वहां दिख रहा है कि बस जा रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मी या बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट बॉडी कही जा रही है। जब भी हम किसी चीज का वेग या वेलोसिटी देखते हैं, तो उसको किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। अगर दूसरा देखने वाला नहीं है, तो हम किसी की वेलोसिटी को कैसे मेजर करें, है ना। ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम भी चलने लगे, बस भी चलने लगी, तो हमें उसी बस की वेलोसिटी कुछ अलग दिखाई पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, अलग टाइप से देखनी पड़ेगी। तो जैसे अगर एक लिंक है, ये सिंगल लिंक है, इसकी अगर हमें वेलोसिटी की बात करनी है कि मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कोई ना कोई रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसका आरपीएम 100 आरपीएम बोल रहे हैं, मान लेते हैं। हम मान लेते हैं जो आपका फैन है, जो आपका फैन सर पे देखिए चल रहा है ना, गर्मी का मौसम, फैन चल रहा है, ये फैन का आरपीएम मान लेते हैं 500 आरपीएम है इस समय। यार 500 आरपीएम फैन का तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, ये मेरे रिस्पेक्ट में है, क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। मैं इस कमरे में बैठा हूं, है ना, खड़ा हूं, और मैं रेस्ट में हूं, कमरा भी रेस्ट में है। तो फैन का आरपीएम एक रेस्ट रेफरेंस के रिस्पेक्ट में
500 आरपीएम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ भी डिटेल में बातें समझ में आएंगी, जैसे जैसे आप लिंक और मैकेनिक्स की तरफ बढ़ेंगे ना, ये बात समझ में आएगी कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के लिए अगर एक बॉडी है तो उसके वेलोसिटी की बात करना बेमानी है, जब तक ले दूसरी बॉडी उसके साथ ना हो। पंखे का आरपीएम देखना है तो मेरा होना जरूरी है ना। दो पंखे चल रहे हैं, एक पंखा धीमा है, एक पंखा तेज चल रहा है, हम उन दोनों की वेलोसिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन केवल ब्रह्मांड में एक ही बॉडी हो तो उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में देखें जी। हम कहते हैं हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर सन ना होता तो कितना, तो क्या बोलते किसके चारों तरफ घूम रहा है। हमेशा वेलोसिटी की बात करने के लिए दो बॉडीज का होना जरूरी है, इसलिए कहा गया है। इसलिए देखिए आपका जो मशीन बनेगी, क्या कहते हैं, उसमें ढेर सारे लिंक होंगे। तो क्या लिखा है, एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच हैव रिलेटिव मोशन विद अदर लिंक इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। लिंक का काइनेमेटिक लिंक तभी कह सकते हैं जब उसमें मोशन हो। बात समझ में आ रही है ना। किसी भी लिंक को काइनेमेटिक लिंक तभी कह सकते हैं जब वो दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में मोशन करे। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी अभी पीछे हम लोग चलें जरा थोड़ा सा, ये मशीन हमने दिखाई थी आपको ना, देखिए ये मशीन दिखाई थी, बहुत ध्यान से देखिए। अब वैसे देखा जाए, अगर मोटे तौर पे आप देखें तो येलो वाला पार्ट देखें, येलो वाले पार्ट में 1 2 3 डंडियां आपस में जोड़ दी गई हैं। तीनों डंडियों को, एक डंडी, दो डंडी और तीन डंडी, तीन डंडियों को जोड़ के एक ट्रायंगल बना दिया गया। लेकिन ट्रायंगल बन जाने की वजह से ये एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बन जाने की वजह से ये डंडी और ये डंडी आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए काइनेमेटिक लिंक नहीं हुए, ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते हैं, ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे लिए ये जो तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते हैं, इनका सापेक्ष गति 0 है, तो मेरे लिए ये तीनों मिला के एक ही है। इसलिए मैंने इस पूरे येलो वाले पार्ट को क्या बोला था, लिंक 4। इसमें मैंने 3 लिंक नहीं काउंट किए, इन तीनों डंडियों को जोड़ के एक ही लिंक काउंट किया गया। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए कहा गया कि जो आपका काइनेमेटिक लिंक किसे कहेंगे, लिंक तो बहुत सारे हो सकते हैं सिस्टम में, लेकिन काइनेमेटिक लिंक किसे कहेंगे, एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच हैव रिलेटिव मोशन विद अदर लिंक इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक, ठीक है ना। चलिए, अच्छा दूसरी बात क्या है, लिंक में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल। अभी आगे देखेंगे कि लिंक रिजिड हो सकती है, जैसे लोहे की बनी हो, स्टील की बनी हो। फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, जैसे अभी देखेंगे आप बेल्ट देखेंगे ना, जहाँ पे आटा चक्की पे जाए वहां पे बेल्ट और पुली लगी रहती है, तो बेल्ट तो फ्लेक्सिबल होती है। दोनों में अंतर क्या समझेंगे, कई बार आप देखेंगे हाइड्रोलिक लिंक्स हैं, हाइड्रोलिक लिंक्स हैं, जैसे जेसीबी मशीन में देखिए, उसमें सारा का सारा काम तो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक ऐसे होता है ना, तो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक लिंक है। तो इसका मतलब लिंक हमारी कोई जरूरी नहीं है कि रिजिड ही हो, इट मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। बात समझ में आ गई। फिर ये बात आती है कि लिंक शेप में भी सम अदर टाइप, लिंक का जो शेप है कुछ अदर टाइप का हो सकता है, कुछ अदर टाइप का हो सकता है, लेकिन हम उसको केवल एक सिंपल लाइन से दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है एक इंजन के कनेक्टिंग रॉड का, ठीक है। एक्चुअल शेप साइज कनेक्टिंग रॉड का ऐसा होता है, ठीक। लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सिर्फ एक ऐसे सिंगल लाइन से दिखाएंगे, सिंगल लाइन से दिखाएंगे, और इसको इस एंड को कहीं पे जोड़ेंगे, इस एंड को कहीं पे अटैच करेंगे किसी दूसरी लिंक से, है ना, क्लियर। तो यहां तक की बातचीत हम लोगों ने कल किया था, ठीक। तो चलिए, तो आज का काम है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक। डाले हेडिंग, आज का टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक। बहुत ध्यान से लिखिएगा, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक। कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो वही था जो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज रिजिड लिंक। रिजिड लिंक, तो ज्यादातर लिंक तो हमें अपने आसपास सब रिजिड लिंक ही दिखते हैं। अच्छा, क्योंकि रिजिड लिंक की बात करें तो जैसे आप देखिए, ये कनेक्टिंग रॉड है, तो ये रिजिड बॉडी हुई ना, ये तो रिजिड बॉडी हुई। तो रिजिड बॉडी के साथ अच्छी बात क्या है कि आप इसको चाहे तो कंप्रेस करें और चाहे टेंसाइल में ले आए।
है ना। तो ये टेंसाइल, या चाहे तो ऐंठना चाहे तो ऐंठ भी सकते हैं, ऐंठना चाहे तो ऐंठ भी सकते हैं। इसका मतलब अगर रिजिड लिंक है तो किसी भी तरह का जो मोशन है ये ट्रांसफर कर सकता है ना। ये जो कोई भी मोशन किसी भी दिशा में मोशन का ट्रांसफर कर सकता है। एक सबसे बड़ी फायदा इसके साथ यही है कि रिजिड लिंक, जो हमारे रिजिड लिंक है ना, इट कैन ट्रांसफर मोशन, इट कैन ट्रांसफर मोशन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में ये मोशन का ट्रांसफर कर सकता है। क्यों कर सकता है, पूछे कोई क्यों, वाई, तो क्योंकि ये रिजिड है, मजबूत है। तो ये तीनों तरह के लोड, जितने लोड आप देखते हो, आप कहते हैं टेंसाइल लोड देखते हो, टेंसाइल को भी संभाल सकता है, कंप्रेसिव को भी संभाल सकता है, और टॉर्सन को भी संभाल सकता है, ऐंठन को भी संभाल सकता है। तो तीनों तरह के लोड ये संभाल सकता है। दैट्स वाई ये इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा एक रिजिड लिंक जो होगा, ये हर तरह के मोशन को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल अपने पास बहुत बढ़िया सा एग्जांपल आपने भी कल यूज किया था। आपने कहा था कि हमारे पास एक इंजन है, ये देखिए एक इंजन है, ये हमारा एक इंजन मैंने ऐसे बनाया, तो ये एक लिंक बना, ये भी एक मेटल का बनेगा, ये भी रिजिड लिंक है, ठीक है ना। और इसके अंदर यहाँ पे एक यूज करते हैं हम लोग पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन बोलते हैं ना, ये यूज करते हैं। यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है, यही कुछ तो ऐसे होता है। आप जरा देखिए, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड में कभी टेंशन होगी, कभी कंप्रेशन होगा, है ना। इसमें जितने भी लिंक हैं, इसमें करते क्या हम लोग, जितने भी लिंक हैं, कितने लिंक हैं, देखिए इसको तो करते हैं फिक्स, ये फिक्स रहता है। अभी समझेंगे फिक्स क्यों करेंगे हम लोग, जब काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे समझेंगे फिक्स रहता है, फिक्स क्यों करेंगे। ये पूरा लिंक तो फिक्स रहता है, एक लिंक हो गई जो फिक्स लिंक। किसी भी मशीन में एक लिंक का फिक्स होना जरूरी है, आगे समझेंगे क्यों, है ना। तो इसी फिक्स लिंक को हमेशा हम लोग नंबर 1 देते हैं। एक ये लिंक हो गई 2, एक ये लिंक हो गई 3, और एक ये लिंक हो गई 4। आप देखेंगे इसमें सभी के सभी लिंक, जितने भी लिंक हैं, सारे के सारे लिंक आपके रिजिड लिंक हैं, सारे के सारे इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे कि सब रिजिड लिंक है ना। तो ये एक बेनिफिट रहता है इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बात करते हैं, एक फ्लेक्सिबल लिंक किसे कह रहे हैं। एक टाइप और है जिसको कह रहे हैं फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक दूसरा। फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है। आइए देखिए फ्लेक्सिबल लिंक किसे कह रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल लिंक का मतलब क्या हुआ, जैसे आप अगर आटा चक्की पे जाएं तो वहां आप क्या दिखाई पड़ेगा, एक पुली रहेगी, ड्राइवर पुली रहेगी, है ना। एक ड्राइवर पुली रहेगी ऐसे करके, ठीक, और एक ड्रिवन पुली रहेगी ऐसे करके, दो पुलियां रहेंगी ना। चलो भाई दो पुली हैं तो इनको जरा सुंदर कर दें, ये दो पुली हो गई हमारे पास, ठीक है। और इन पुलिस के ऊपर एक बेल्ट लगी होगी, बहुत ध्यान से देखेंगे कि इन पुलिस के ऊपर एक बेल्ट लगी होगी। बेल्ट किस कलर की दिखा दें, चलिए भाई व्हाइट कलर का ही सही, ठीक है। बेल्ट लगी है, देखिए ये बेल्ट लगी हुई है व्हाइट कलर से, इसके ऊपर ऐसे करके ये बेल्ट लगी है, ठीक है, दिख गई ना। चलिए, तो ये हमारा ड्राइवर शाफ्ट और ये ड्रिवन शाफ्ट, और बस मस्त जो है, जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसकी स्टडी पूरी हम लोगों ने मैकेनिक्स में बेल्ट फिक्सन करते समय पढ़ा था। तो कैसे घूमता है, फ्रिक्शन कैसे काम करता है, टाइट साइड क्या है, स्लैग साइड क्या है, इसमें इसकी चर्चा नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, ये जो दोनों हमारे पुलीज हैं, ये दोनों पुली होंगे, किसी जगह फिक्स होंगे ना, हवा में तो घूम नहीं रहे होंगे। तो इसके लिए किसी मशीन का जो बेस होगा, उसका उस पर मोटर कहते फिक्स होगी, और मोटर के ऊपर ये दोनों पुली फिक्स होंगी। तो इसलिए एक इसको मैं ऐसे 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 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जरा
देखिए ये फिक्स कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब इसमें पूछे कोई कितने लिंक है, कोई कितने लिंक है, तो एक लिंक तो हो गया फिक्स लिंक, एक लिंक हो गया फिक्स लिंक। फिक्स लिंक मतलब वो सारा स्ट्रक्चर जो फिक्स है, जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ है ना। जैसे मशीन का बेस है, तो मशीन का बेस क्या है, फिक्स है, क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। उस मशीन के बेस के ऊपर सारी चीजें माउंट है जो आपस में घूम सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे बनाया गया है, ये तो नीचे फिक्स वाली एक हैच लाइन खींची गई है, इसका मतलब ये अर्थ पे बेस पे माउंट किया गया है। तो एक लिंक हमारे पास हो गई, इसको आप कह रहे हैं फिक्स लिंक, है ना। तो एक लिंक तो हो गई फिक्स लिंक, नंबर 1, इसको कह रहे हैं फिक्स। फिर दूसरी लिंक क्या हो गई, दूसरी लिंक ये हो गई जो अपनी ड्राइवर पुली है। तीसरी लिंक क्या हो गई, बेल्ट हो गई, ठीक है, ये बेल्ट हो गई। और चौथी लिंक क्या हो गई, ड्रिवेन पुली हो गई। 4 लिंक ये हो गई ड्रिवेन पुली। तो आप जरा ध्यान से देखें, तो कुल मिला के 4 लिंक से मिलकर हमारा ये पूरा मैकेनिज्म रेडी होता है, जिसके थ्रू हम लोग पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पावर का ट्रांसमिशन यहां से यहां कर लेते हैं, ठीक है ना। और बात ध्यान रखिएगा, एक बात और बहुत ही टेक्निकल, कि मैकेनिज्म कभी पावर जनरेट नहीं करता। दो चीजें हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, यहां जब बात आ ही गई तो कर लिया जाए, है ना। एक होता है पावर के, अगर बारे में बात करें, मशीनों के साथ बात करें, तो पावर के लिए दो बात कर सकते हैं ना, पावर के लिए दो बात कर सकते हैं। एक पावर का जनरेशन, है ना। तो पावर जनरेट कौन करता है, पावर जनरेट करने का काम इंजन का है, मोटर का है, पावर प्लांट्स के हैं, है ना, इन सब के हैं, टरबाइन वगैरह सब करते हैं। पावर का जनरेशन का काम किसका है, ये कौन करेगा, इंजन कर सकता है, मोटर कर सकता है। मतलब आप पेट्रोल को यूज करके इंजन चला लो, डीजल यूज करके इंजन चला लो, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल ने बदल लो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर यूज करके मैकेनिकल ने बदल लो। तो पावर का जनरेशन अलग पार्ट है। ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या कोई पावर जनरेट हुई क्या, ये एक मैकेनिज्म है, बेल्ट ड्राइव की मैकेनिज्म है, ये एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में आप स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि 4 लिंक शामिल हैं। ये 4 लिंक से बनने वाली एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म करती क्या है, मैकेनिज्म करती क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर जनरेट नहीं करेगी मैकेनिज्म, कभी पावर जनरेट नहीं कर सकती है। इसका काम पावर को पैदा करना नहीं है, इसको चलाना है तो इस पे पावर देना पड़ेगा, पीछे एक मोटर लगानी पड़ेगी, है ना, इंजन लगाना पड़ेगा। मैकेनिज्म कभी भी पावर को जनरेट नहीं कर सकती, ये पावर का ट्रांसफर करेगी, किसका, पावर का ट्रांसफर, पावर, है ना। और दूसरा एक ट्रांसफर और करेगी, केवल पावर नहीं ट्रांसफर करेगी, मोशन का भी ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर मोशन। तो गति और पावर का ट्रांसमिशन करता है, ना कि जनरेशन करता है। अच्छा, अगर इसमें, इस पूरी मैकेनिज्म में लॉसेस जीरो हो, लॉसेस जैसे लॉस, फ्रिक्शन लॉस होते हैं भाई, घर्षण बल रहेगा बेल्ट और पुली के बीच में, घर्षण बल रहेगा, तो घर्षण फ्रिक्शन लॉस की वजह से हमारी पावर हीट में चेंज हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम ऐसा माने कि इतनी अच्छी मशीन बनाई गई है कि इफ पावर लॉस जीरो हो जाए, पावर लॉस जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जितनी पावर हम यहाँ देंगे वो पूरी की पूरी पावर यहाँ पे आ जाएगी, यही मतलब हुआ ना। पावर लॉस जीरो होने का मतलब क्या है, अगर इस सिस्टम का पावर लॉस जीरो है, तो आप पावर लॉस, अगर बड़ा शब्द लग रहा है छोड़िए, फ्रिक्शन लॉस जीरो है ना, क्योंकि मैकेनिकल में ज्यादातर हम लोग का फ्रिक्शन लॉसेज ही होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं पावर लॉस, है ना, दूसरे तरीके से, हमारे यहाँ तो फ्रिक्शन लॉस होते हैं। हम मान लें अगर इस सिस्टम का फ्रिक्शन लॉस जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ की पूरी पावर यहाँ आ जानी चाहिए। तो मैकेनिज्म केवल पावर का ट्रांसफर करता है, मोशन का ट्रांसफर करता है, सेम पावर यहां से यहां तक आएगी, बात सही है, लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो इसका आरपीएम कम होगा, इसका आरपीएम ज्यादा हो जाएगा। देखिए मोशन बदल दिया उसने, सेम पावर ट्रांसफर हुई, लेकिन मोशन जब ट्रांसफर हुई तो मोशन चेंज हो गया, है ना। मोशन ट्रांसफर करेगा लेकिन कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जैसा चाहेंगे
स्पीड को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। तो पावर के लिए दो बात है, जनरेशन ऑफ पावर और ट्रांसमिशन ऑफ पावर। बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर। अच्छा, ट्रांसमिशन कहें चाहे ट्रांसफर कहें एक ही बात है, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली, मैंने जो बोला आपको बहुत ध्यान से बोला कि अगर आइडियल मशीन है जिसमें लॉसेज जीरो है, इफ लॉसेज इज जीरो, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, पावर जनरेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, वो आईसी इंजन में पढ़ा जाएगा। बाकी जब आप पढ़ेंगे हाइड्रोलिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, वहां पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इफ लॉसेज इज जीरो, इफ लॉस इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब पावर जो है सेम पावर ट्रांसफर होगी, मतलब पावर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आप मैकेनिज्म में यहां पावर देखिए, है ना, आप इस पूरी मैकेनिज्म में चाहे इस एंड पे पावर देखें, जितनी पावर यहां आएगी वही पावर आपको यहां मिल जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पावर होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। पावर विल बी कांस्टेंट, पावर विल बी कांस्टेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करते समय बड़ा काम आएगा, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। पावर विल बी कांस्टेंट। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का जरा फॉर्मूला समझा जाए, बहुत बेसिक फंडामेंटल समझा जाए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से क्या पढ़ते आए हो, पावर इज इक्वल टू, आप पढ़े हो वर्क अपॉन टाइम, यही तो पढ़े हो ना, सही है ना, आपने यही पढ़ा है ना, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। जब पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है और आपको मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो पावर का फॉर्मूला तो ये आ गया। अच्छा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी, दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी। तो आपका पावर का फॉर्मूला फिर से बदल गया और पावर इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, या शॉर्ट में कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। कोई ऐसी गड़बड़ बात तो नहीं लिखी ना, बहुत अच्छी सी बात लिखी है, बहुत समझा के लिखी है, इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं दिखाई पड़ रही है। ये पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप कर लिया। ये पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी दोनों ही जगह पे कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इस पुली पर अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी देखें तो भी, इस पुली पर फोर्स इंटू वेलोसिटी देखें तो भी ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब पुली पे फोर्स कहाँ दिखाई पड़ेगा, पुली पे तो टॉर्क लगता है क्योंकि एंगुलर मोशन है। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। यही फॉर्मूला, ये जो हमने डेवलप किया है, ये लीनियर मोशन के लिए डेवलप किया है। दिस फॉर्मूला इज फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। लेकिन अगर इसी को हम लोग एंगुलर मोशन के लिए डेवलप करना चाहें तो जहां पावर है वहां टॉर्क हो जाएगा, सॉरी पावर, जहां पावर है वहां तो पावर ही रहेगा भाई, है ना, जहां फोर्स है वहां टॉर्क हो जाएगा, और जहां पे लीनियर वेलोसिटी है वहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। बात समझ में आ रही ना। चलिए देखा जाए, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है कि जब हमारे पास एंगुलर मोशन मिलेगा तो ऐसा लिखेंगे, लीनियर मोशन होगा तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास बात समझ में आ गई है। ये कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एंगुलर मोशन होगा, एंगुलर मोशन होगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि कोई भी मैकेनिज्म पावर जनरेट नहीं करती है, कितनी भी सुंदर मैकेनिज्म बना लिया जाए। जैसे 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 मैंने बहुत अच्छी सी आपको मशीन दिखाई थी ना, कहाँ गई, अरे कहाँ चली गई, रुको जरा देखा जाए, पिछली वाली स्लाइड में था, इसी में था ना, हाँ देखिए मैंने आपको बहुत अच्छी सी एक मशीन दिखाई थी, बड़ी अच्छी सी मशीन थी ना, प्रेस मशीन थी। ये प्रेस मशीन, अगर इसमें से ये मोटर को निकाल दिया जाए, ये जो पिंक वाला पार्ट है, पिंक वाला लिंक है, डीसी मोटर वाला पार्ट है, इसको हटा दिया जाए,
तो ये मशीन कुछ कर सकती है क्या? ये मशीन कुछ कर सकती है क्या? ये मशीन पावर जनरेट नहीं कर सकती है। हाँ, यहां जो पावर जनरेट हुई है उस पावर को लिंक नंबर 2 फिर 3 ऐसे होते 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 यहां जो लास्ट लिंक नंबर 6 है इस पर ट्रांसफर कर सकती है, पावर का ट्रांसफर कर सकती है ना, मोशन का ट्रांसफर कर सकती है। मोटर ने जो एंगुलर मोशन दिया, यहां एंगुलर मोशन आड़ा तिरछा होते 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 यहां क्या दिखाई पड़ा, ऑसिलेटरी मोशन में आ गया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आ गया, दिख रहा है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आ गया। यहां देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अगर उसी को आप कहते हैं, अगर आप उसी को यहां देखना चाहें, कहां पे, यहां देखिए, तो ये कैसे दिख रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप कहेंगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। बात समझ में आ गई ना? तो कभी भी मैकेनिज्म क्या करती है, मैकेनिज्म हमेशा कांस्टेंट पावर का ट्रांसफर करती है, पावर को मैकेनिज्म कभी जनरेट नहीं कर सकती। तो बात हो रही थी यार फ्लेक्सिबल लिंक की, हम लोग कहां पहुंच गए, है ना? तो फ्लेक्सिबल लिंक समझ में आ गई ना? इसमें ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये हमारी फ्लेक्सिबल लिंक है। जरा समझा जाए इसमें फ्लेक्सिबल लिंक कौन है, देखें जरा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। लिंक नंबर 1 क्या है, रिजिड लिंक है। लिंक नंबर 1 देखिए क्या है, ये रिजिड है। लिंक नंबर 2 कौन सी है, पुली है। लिंक नंबर 2 कैसी है, पुली है, ये भी रिजिड है। लिंक नंबर 3 क्या है, बेल्ट है। बेल्ट कैसे बनी होती है, लेदर की। लेदर होने का मतलब कि अगर उसको आप ऐसे ऐंठ दोगे तो मुड़ जाएगा ना, तो वो टॉर्सन को बियर नहीं कर सकता। अगर लेदर को दबा दो, कपड़े को दबा दो तो मुड़ जाएगा, है ना? तो मतलब वो कंप्रेशन को भी बियर नहीं कर सकता। हाँ, उसको खींचना चाहो तो खींचने पे काम करेगा, है ना? तो जो हमारा लिंक नंबर 3 है यही हमारा फ्लेक्सिबल लिंक है। और जब फ्लेक्सिबल लिंक हमें मालूम चला, फ्लेक्सिबल लिंक, ये हमारी फ्लेक्सिबल लिंक है। तो फ्लेक्सिबल लिंक के बाद खास बात क्या है, बड़ी प्यारी बात यह है, बेचारा कमजोर आदमी है, इट कैन विदस्टैंड ओनली इन टेंशन। टेंशन के अलावा फ्लेक्सिबल लिंक पर अगर आपने कोई और लोड लगाने की कोशिश की तो वो पावर का ट्रांसफर नहीं करेगा, है ना? बात समझ में आ रही ना? जैसे फ्लेक्सिबल लिंक में आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखिए, ये देखिए एक तार है ना? इस तार को, इस वायर को मान लेते हैं ना, इसको मैं सपोज दैट यही हमारा मोबाइल का क्या है, ये मोबाइल का डाटा केबल है, टूट ना जाए। देखिए यही तो है ना आपके पास बेल्ट, बेल्ट दिख रही है ना, यही तो है, इसी से तो पावर मिलता है, ट्रांसफर होता है। इसको अगर मैं दबा दूं, कंप्रेशन करूं तो कुछ होगा क्या, ये संभाल पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखिए संभाल नहीं पा रहा है। इसको मैं ऐंठ दूं तो ऐंठ गया, संभाल नहीं पा रहा। हाँ, टेंसाइल फोर्स जब लगाता हूं तो टेंशन में ये काम कर रहा है, टेंसाइल फोर्स में काम कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल लिंक है, दिस इज फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक कैन विदस्टैंड ओनली इन टेंशन, इसलिए ये केवल टेंशन के माध्यम से ही पावर ट्रांसफर कर सकता है। इट कैन ट्रांसफर पावर इन टेंशन, यही बात लिख सकते हैं ना। therefore it can transfer पावर, भाई पावर लिखो तो मोशन भी लिखो ना, पावर एंड मोशन इन टेंशन ओनली, इन टेंशन ओनली। बात समझ में आ गई ना? तो 3 लिंक ये हो गई। और फिर चौथी लिंक क्या दिखी थी, चौथी लिंक फिर से पुली मिल गई थी। चौथी लिंक क्या है, चौथी लिंक फिर से आपको पुली मिल गई, पुली मिल गई। और कैसी है, रिजिड है, रिजिड है, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? तो 4 लिंक दिखाई पड़े। ऐसा रिजिड का मतलब मैं समझिए कि रिजिड लिंक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, ये सब कुछ तो एक ही बेड पे माउंटेड है ना। ये इसको ये मत समझिएगा कि इसको 1 कहा जाए, इसको 2 कहा जाए। एक्चुअल स्थिति तो ये है ना कि ये पूरी की पूरा सिस्टम एक बेड पे माउंटेड है। तो ये पूरा जितना काला काला दिख रहा है ये सब मिलाकर लिंक नंबर 1 है।
बताइए जरा चैट बॉक्स में, इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? एक बात सूचना दें चैट बॉक्स में, क्या सब बात अभी तक जितनी बातचीत हुई है पल्ले पड़ी है? कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो जरूर, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है अभी ये। अगर ये क्लियर नहीं होगी तो आगे की कहानी थोड़ी सी आपके लिए मुसीबत वाली होने लगेगी। ठीक है ना? जल्दी जरा बताएं। चलिए, ओके, ठीक है। अब एक दो लिंक हो गई, फ्लेक्सिबल लिंक। हमने कौन कौन सी लिंक पढ़ ली? एक पढ़ लिया रिजिड लिंक, एक पढ़ लिया फ्लेक्सिबल लिंक। तीसरी लिंक की बात होने जा रही है ना? बहुत ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबल लिंक पढ़ते पढ़ते बीच में ये बात पढ़ी है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है, जो आगे चल के कई बार आपके सामने आएगी। इसको भूलने का नहीं है बेटा, ठीक है ना? इसको बिल्कुल भूलने का नहीं है, बिल्कुल भी भूलने का नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरी लिंक पढ़ते हैं। कौन सी? रिजिड लिंक हो गई, फ्लेक्सिबल लिंक हो गई। अब पढ़ते हैं फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक तीसरा कौन सा है? फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक। अच्छा, आपने ऐसी बहुत सारी मशीनें देखी होंगी जहां पर हम फ्लूइड को भी पावर और मोशन के ट्रांसफर में यूज करते हैं। जैसे कभी अगर आपने जेसीबी मशीन देखा हो, इतनी ताकत, इतनी पावर, इतने तरह के मोशन, बिल्कुल आदमी के हाथ की तरह वो जाता है, मिट्टी को खोदता है, उठा के डंपर में डालता है ना? दीवार को तोड़ देता है, पेड़ को उखाड़ देता है, बड़ा काम करता है ना? तो जेसीबी मशीन जरा देखिए, उसमें कितनी सारी पाइप लगी होती हैं, उस पाइप के अंदर कितना लिक्विड होता है। वो एक हाइड्रोलिक मशीन है, उसमें रिजिड लिंक का यूज नहीं कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पावर ट्रांसमिशन का जो मेन मैकेनिज्म है, वो आपका हाइड्रोलिक लिंक्स को यूज करते हुए हो रहा है। इसका मतलब कि जब भी आप मैकेनिज्म में लिक्विड का यूज करेंगे, है ना, मैकेनिज्म में लिक्विड हो और खाली पड़ा ना रहे कि लिक्विड है, खाली पड़ा है। भाई लिक्विड तो आपने कहते हैं, जैसे आप कार चलाते हो तो कार में कूलेंट डालते हो ना, इंजन को कूल रखने के लिए, अरे है तो लिक्विड ही। लेकिन क्या कार के चलने में उसका कोई रोल है क्या? पावर के ट्रांसमिशन में कोई रोल है क्या? हाँ, वो कार प्रॉपरली अपना काम कर पाए, हीटअप ना हो, है ना? अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं रहेगा तो कार चल पाएगी, अगर कूलेंट का यूज नहीं होगा तो भी कार नहीं चल पाएगी, है ना? कुछ देर बाद गाड़ी हीट होकर बंद हो जाएगी। लेकिन वो पावर के ट्रांसफर के मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें इंजन लगा है, आईसी इंजन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, गियर्स लगे हैं। ये सब जो गियर है वो मैकेनिज्म का हिस्सा है, कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म का हिस्सा है पावर ट्रांसमिशन के, क्रैंक कहते हैं मैकेनिज्म का हिस्सा है, पिस्टन मैकेनिज्म का हिस्सा है। मोटरसाइकिल में देखें तो चैन है, स्प्रॉकेट्स है, ये सब उसके हिस्से हैं। लेकिन जो कूलेंट है उसका कोई रोल, इंजन ऑयल देखिए, गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं, उसका क्या रोल है? ठीक है, इंजन ऑयल है, कूल, वो कहते हैं इंजन को स्मूथ रखता है, फ्रिक्शन लॉस कम होने देता है। फ्रिक्शन लॉस को अगर नहीं डालेंगे तो इतना हीट पैदा हो जाएगा कि हमारा इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन पावर के ट्रांसमिशन में कोई उसका रोल नहीं है, डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। ठीक है ना? अगर वो उसमें इंजन ऑयल ना भी रहे तो भी इंजन स्टार्ट होके 100 मीटर 50 मीटर चल ही जाएगा, है ना? रोल का मतलब क्या है कि अगर वो ना रहे तो इंजन स्टार्ट ही ना हो, अपनी जगह से हिले ही ना। इट मीन्स क्या हुआ कि आप लिख सकते हैं, वेन एवर फ्लूइड इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, वेन एवर, वेन एवर जब भी, वेन एवर फ्लूइड इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, ए पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, है ना? वैसे इतनी बात तो सफिशियंट है कि मैकेनिज्म का पार्ट है, मतलब पावर ट्रांसमिशन का पार्ट है, अपना रोल निभाता है। लेकिन लिखने में कोई बुराई नहीं है। एंड इज यूज्ड, एंड इज यूज्ड इन पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन, मोशन ट्रांसफर, मोशन ट्रांसमिशन इज है।
पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन इज नोन एज फ्लूइड लिंक, है ना, इज नोन एज फ्लूइड लिंक। बात समझ में आ रही है भाई? देखो, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते पढ़ते जब तक आपको चीजें मन में उतरेंगी नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा। फील होना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए कि अच्छा मेरी गाड़ी में, मेरी साइकिल में ये पावर ट्रांसमिशन का हिस्सा है कि नहीं है। जैसे जैसे मुझे बताओ, कोई कहे कि जो पावर मैकेनिज्म है बाईसाइकिल में, साइकिल चलाते हो ना, जो पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, उसमें जो कैरियर लगा है, उस कैरियर का क्या रोल है? पावर ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म में कैरियर का क्या रोल है? जो मड गार्ड लगा है उसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। साइकिल का हिस्सा है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन में उसका रोल नहीं है ना। जो चैन लगा है, उसका ब्रेक मैकेनिज्म में क्या रोल है? ब्रेक लगाने में चैन का क्या काम है? उसका उसका अलग मैकेनिज्म है। तो फ्लूइड यूज हो, लेकिन उस पावर ट्रांसमिशन के प्रोसेस का हिस्सा हो। जैसे आइए जरा इसको समझा जाए। थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स आपने जब अभी गौरव सर ने पढ़ाया होगा तो इसकी सब चर्चा हुई होगी, है ना। तो एक बार हम भी थोड़ा देख लेते हैं। सपोज दैट एक व्यवस्था बनाते हैं आपके लिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक मैं फ्लूइड मैकेनिज्म बना रहा हूँ। फ्लूइड का मैकेनिज्म कैसे? ये देखिए भाई, एक ऐसे पाइप ले रहा हूं मैं। रुको जरा, सब्र करो, लाइन खींचता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची और ये लाइन खींची। डन। ठीक है जी, ये लाइन खींची, है ना, सीधी है। फिर ये लाइन खींची, सीधी है, और ये लाइन खींची। डन। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं? अब इसके अंदर दोनों तरफ एक एक पिस्टन लगाते हैं। पिस्टन लगा देते हैं येलो कलर से। देखिए, छोटा सा ये एक पिस्टन है, सही साइज है। ये आ गया इस तरफ। ठीक, एक पिस्टन और बनाते हैं इस तरफ। ठीक है, क्लियर है। ये हम बना रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, ये हमारा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। समझते हैं क्या होने वाला है इसमें? ठीक है जी, ओके। थोड़ा काम और बचा, वो भी कर दें, अच्छा दिखेगा ना। नहीं, ब्लैक कलर से। ये है इसका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। ठीक है जी, ये बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? इसके अंदर हम लोगों ने भर दिया लिक्विड। ऑयल भर दिया, पानी भर दिया, तेल भर दिया। लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। पूरा फुल ऑफ लिक्विड है, फुल ऑफ लिक्विड। क्लियर है ना, लिक्विड से भरा हुआ है। अब ये एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में क्या समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आने लगा होगा ना कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। एक मशीन को देख के दिमाग के गियर्स अंदर घूमने लगे। अच्छा, ये मशीन क्या करती होगी? ये मशीन दिखाई पड़ने लगी ना, दिख रही ना क्या करती होगी। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसको नीचे की तरफ दबाऊंगा तो क्या होगा? वो प्रेशर, पास्कल लॉ आएंगे बीच में, पास्कल साहब आएंगे ना, जो कहते हैं लिक्विड चारों तरफ बराबर दाब डालता है, उसके माध्यम से ये प्रेशर यहाँ से आके यहाँ ट्रांसफर होगा, ये ऊपर जाएगा। ऐसे तो होगा ना, ऐसे तो होगा कि अगर इसको मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा। या रिवर्स कर दें, अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो ये नीचे आएगा, या इसको नीचे दबाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा। कुल मिला के ये मोशन होने की गुंजाइश है। और ये हमारा एक मैकेनिज्म बन गया। क्या कर रहा है?
यहां मैं फोर्स लगाऊंगा, यहां मैं पावर का इनपुट करूंगा तो आउटपुट मुझे यहां मिलेगा, ठीक है। यहां इनपुट करूंगा, आउटपुट यहां मिलेगा, मतलब पावर का ट्रांसमिशन तो होने लगा, पावर का ट्रांसमिशन होने लगा। मोशन का ट्रांसफर भी हो रहा है। मोशन ट्रांसफर क्या हो रहा है, अगर ये मान लें इस पूरी व्यवस्था में लॉस जीरो हो, अगर लॉस जीरो है, लॉस इज निल, तो इसका मतलब क्या है, जो पावर होगा, पावर वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। मतलब जितनी पावर यहां से दी जाएगी उतनी पावर यहां पहुंच जाएगी, है ना। तो सपोज दैट आपने यहां पे इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाया F1, फोर्स क्या लगाया F1 नीचे की तरफ, और यहां से ये नीचे गया, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, V1, F1 V1, है ना। तो पावर कितना दिया आपने, पावर कितना दिया, यहाँ P कितना दिया आपने, पावर कितना हो गया इस एंड पे, फर्स्ट एंड पे, ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है ना। तो पहले एंड पे पावर कितना हो गया, P1 इक्वल टू हो गया F1 V1, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V2, और जो फोर्स मिलेगा, जितना वेट ये उठा सकता है, वो फोर्स मिल रहा है मान लेते हैं F2, यही मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहां पावर कितना मिला, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 V2। लेकिन आप कह रहे हैं पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि P1 और P2 की वैल्यू आपस में बराबर होगी। इसका मतलब F1 V1 इज इक्वल टू F2 V2 होगा कि नहीं होगा, F2 V2 होगा कि नहीं होगा, है ना। क्लियर, आप समझ में आ रही ना, ठीक है। इसके माध्यम से हमें निकाल सकते हैं कि यहां कितना फोर्स लगाएंगे तो वहां कितना फोर्स हमें मिलेगा, है ना। तो इसी मशीन को, इसी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो हमारी जेसीबी मशीन है ना, ऐसी तो काम करती है इसी पर। ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है, ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये सॉरी, ये देखिए, क्योंकि पावर कांस्टेंट है तो इस प्रिंसिपल पे आपको मालूम चल चुका कि फोर्स, इधर फोर्स लगा दे, वेलोसिटी अगर मालूम हो, चार में से कोई भी एक चीज, आप तीन चीजें मालूम हो तो एक जो अननोन होगा वो आप निकाल पाएंगे, है ना। तो इसी को क्या कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये किस चीज का एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल किस चीज का है, दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये आपको आइडिया हो गया, दिस इज अ टाइप ऑफ लिंक, ठीक है। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीन तरह की हमने लिंक देख लिए, कौन कौन से, फ्लेक्सिबल, रिजिड और हाइड्रोलिक। अब बात करते हैं लिंक के मोशन की, टाइप्स ऑफ मोशन इन लिंक, है ना। लिंक चाहे वो फ्लेक्सिबल हो, चाहे रिजिड हो, और चाहे जैसी भी हो, है ना। तो फ्लेक्सिबल लिंक, लिंक कौन कौन सी होती हैं, तो फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जांपल एक तो हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था, ये बेल्ट देखा था, है ना, ये देखा था। तो जैसे अगर बेल्ट हो या ये रोप भी हो सकता है, तो फ्लेक्सिबल लिंक के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे बेल्ट, है ना, जैसे रोप, है ना, जैसे चैन, ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमारे फ्लेक्सिबल लिंक के हैं। क्लियर है ना, ये सारे एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। अब जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन की, सापेक्ष गति की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। आइए ध्यान से आगे बढ़ें। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना, कहां पे, बिटवीन टू लिंक्स, दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होने की क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे कैसे होती है, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर है, डन। चलिए,
तो पहले थोड़ा सा एक चर्चा करना जरूरी है कि सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन को क्या कहते हैं। ये जो वर्ड लिखा गया है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष गति। इसको बोलते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष बड़ा हिंदी का बड़ा शुद्ध वर्ड है। सापेक्ष का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, तुलना करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा अमीर है, तो आप शुद्ध हिंदी में कहेंगे कि एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति के सापेक्ष ज्यादा पैसे वाला है ना। तो रिस्पेक्ट किसी के तुलना करने के लिए यूज होती है ना। तो जैसे आपने पढ़ा होगा हमेशा कि अगर दो बॉडीज हैं, दो बॉडी है, मान लेते हैं हम दो बॉडी बना लें, जैसे थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। सपोज दैट एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। और ये बॉडी जा रही है v वेलोसिटी से, है ना। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। अरे बॉडी छोड़ो यार, आप मान लो आप हो, आपका दोस्त है, दोनों बाइक चला रहे हो सड़क पे, है ना। तो ये आप हो, ये आपका दोस्त है ना। आपकी वेलोसिटी v1 है, आप इसकी वेलोसिटी v2 है। दोनों में से कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, इसको अभी कैसे तय कर लें, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बॉडी का नाम a है और इस बॉडी का नाम b है, ठीक है। तो ए, अच्छा ये जो v1 है, ये v1 क्या चीज है, v1 है तो v1 क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ ए, बॉडी ए। ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। कौन देख रहा है ये वेलोसिटी किसने नापी है, कहां से नापी है ना। तो एक्चुअली दो तो हमने दिखाए हैं, दो गाड़ियां सड़क पे दिख रही हैं, दो गाड़ियां सड़क पे दिख रही हैं और एक गाड़ी चल रही है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट, कहने के लिए समझ ज्यादा आएगा, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी है सपोज दैट 50 किलोमीटर पर आवर। किसने बताया, कहां से बताया, क्या बी इस व्यक्ति ने इसको देखा तो बताया कि तुम्हारी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। आप दोनों गाड़ी चला रहे हो, उसका मीटर नहीं देखना है, उसका मीटर नहीं देखना है। आप दोनों बाइक चला रहे हो, दोनों लोग, है ना। आप बी हो, दूसरा आपका दोस्त ए है। तो दूसरे वाले दोस्त को देख के बता पाओगे क्या कि तुम्हारी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। आप कैसे देखते हो, क्या सोच के देखो। आप सड़क पे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया सा। आप दो लोग बाइक से जा रहे हो, है ना, एक आगे एक पीछे है। पीछे वाले व्यक्ति को पता करना है कि उसका वेलोसिटी अंदाजन कितना रहा होगा। कैसे पता करता है, क्या तरीका होता है, उसका मीटर तो देख नहीं आएगा जाके, है ना। ऐसे होता नहीं होता। जैसे आप मान लो, ऐसा भी कई बार होता है, हाईवे पे जा रहे हो, आप बाइक से हो, चल रहे हो अपना 50-55 की स्पीड पे, और एक कार बड़ी स्पीड से भन्न से निकली आपके बगल से, तो आपको क्या लगता है, अरे बाप रे। क्या आप सोचते हो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो कितनी रही होगी कैसे कैसे एज्यूम करते हो, क्या करते हो, फट से पहले अपना मीटर देखते हो। आपको लगता है अच्छा मैं तो 50 पे चल रहा हूँ, 50 पे चल रहा हूँ, फिर बाएं तरफ देखते हो कि सड़क की रिस्पेक्ट में मैं 50 पे चल रहा हूँ, तो सड़क मुझसे कितनी जल्दी जल्दी पीछे जा रही है, और ये वाला मुझसे आगे निकला तो मैं कितना पीछे गया। अपना मीटर देखकर, बाएं तरफ सड़क को देखकर, तब उस गाड़ी का अनुमान लगा पाते हो कि वो कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब बेटा यहाँ देखो, ये जो वेलोसिटी इसकी 80 है ना, वो बी ने नहीं देखा है। इसकी वेलोसिटी जो 50 है वो ए ने नहीं देखा है। इसको देखने वाला कोई और भी है। कौन है, कौन है वो, कहां से आया, देखो कहां से आया बेटा। ये एक सड़क भी थी, ये सड़क थी, यहाँ पर कोई अंकल खड़े थे, है ना। ये कोई अंकल यहाँ खड़े थे ऐसे करके, इनके हिसाब से इसकी वेलोसिटी v1 है, इनके हिसाब से इसकी वेलोसिटी v2 है ना। तो ये हमारे पास हो गया ना। इसको चलो अंकल को कुछ नाम वाम दे दें क्या, है ना, ए बी सी। चलो अंकल का नाम दे देते हैं सी, या सी क्यों दे, सीधे अंकल लिखे ना, अंकल यू। तो ये जो आपने वेलोसिटी v बताई है, एक्चुअली v1 जो बता रहे हो वो अंकल देख के बता रहे हैं। तो अगर मैं मैकेनिक्स की भाषा में, थ्योरी ऑफ मशीन की भाषा में सही से लिखना चाहूं, ये कंफ्यूजन खत्म करना चाहूं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ, कहते हैं v1 क्या है, v1 को मुझे लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए
विद रिस्पेक्ट टू अंकल, है ना। एक्चुअली मुझे लिखना ये चाहिए था कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए वी ए, लिखा नहीं लिखा, ठीक है ना। किसके, विद रिस्पेक्ट टू अंकल, अंकल कौन है, ऑब्लिक यू कर दिया। इससे साफ दिखाई पड़ गया कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ बाइक ए, वेलोसिटी ऑफ साइकिल ए, किसके रिस्पेक्ट में, वो जो अंकल जी खड़े हैं सड़क के किनारे, वो दोनों को एक ही तरीके से देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो रुके हुए हैं। एक शांत और स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही सबको जज कर सकता है। क्यों, क्यों, अंकल चल नहीं रहे, अंकल रेस्ट में है। अंकल इस समय कहाँ पे हैं, अंकल इस समय रेस्ट में है। तो जब ये रेस्ट में है, अबे रेस्ट में है, रेस्ट इन पीस नहीं है ना, तो रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है तो इनको सब साफ साफ दिख रहा है। ये चल रहे हैं तो ये इनकी वेलोसिटी का अनुमान लगा ले भले, लेकिन सही बता नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, लिखा नहीं लिखा, ठीक है। तो ये एक्चुअली की वैल्यू क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। सही बात, तरीके से तमीज से अगर लिखने की बात कोई करे कि वेलोसिटी को तमीज से लिखो, तो तमीज से बेटा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट निकाला, अंकल के रिस्पेक्ट में। अंकल किस में, रेस्ट में। तो दुनिया में हमारा ये कस्टम बन चुका है कि जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी रेस्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और एक कस्टम बन चुका है कि जब रेस्ट में है तो बार बार अंकल 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 क्या करना, अंकल को नहीं लिखेंगे। तो नॉर्मली इसी को हम लोग लिखते हैं। नॉर्मली अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा दिखाई पड़े, कैसा लिखा दिखाई पड़े, जैसे V1 लिखा है, V1 लिखा हो, या इसी को मैं अगर VA भी लिख दूं, है ना, इसी को अगर मैं VA लिख दूं तो भी आप इसका मतलब यही समझेंगे कि ऑब्लिक करके अंकल लिखे गए हैं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू अंकल, क्योंकि अंकल रेस्ट में है, अंकल इसके लिए भी रेस्ट में है, पूरी दुनिया के लिए अंकल रेस्ट में है। तो हम बार बार अंकल अंकल नहीं करेंगे, बस वो अंकल को छोड़ देंगे, है ना, लेकिन वीए लिखेंगे, है ना। इसका मतलब ठीक ऐसे ही अगर मुझे दूसरी बॉडी की वेलोसिटी की बात भी करनी पड़े, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी की बात करनी पड़े, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अंकल, इक्वल टू क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसको डब्बे में बंद करो। ये तरीका है वेलोसिटी को लिखने का। इसी को अगर मैं VB भी लिख देता हूं तो कोई गोली मारने नहीं आएगा, वे भी हो गया, ठीक है ना। अब कोई पूछे, दो बातें हो गई, अंकल ने बताया तुम्हारी वेलोसिटी 80 है, तुम्हारी वेलोसिटी 50 है। अब जरा सोचें कि B मान लो ये जानना चाहता है कि A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या है या B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A, A की वेलोसिटी जानना चाहता हूं, लेकिन कौन देख रहा है, अंकल नहीं देख रहे हैं। अब कौन देख रहा है, B देख रहा है। हम वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B करने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ A ये वाला है, जो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू अंकल थे उसमें से वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अंकल जो था इसमें से इसको माइनस कर देंगे, या इसी को हम सिंपल भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये अंकल को छोड़ दिया। तो किसी किसी बुक में देखेंगे तो अंकल को बहुत सम्मान देंगे, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। किसी किसी बुक में देखेंगे तो V वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब क्या दिखाएंगे, VA माइनस VB। कहीं कहीं लिखा होगा VA विद रिस्पेक्ट टू अंकल, VB विद रिस्पेक्ट टू अंकल। अब ये आपकी मर्जी है इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, एक ये भी समझ लिया आपने। ठीक वैसे ही अगर आपको वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A देखना पड़े तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब हम इसकी वेलोसिटी जानना चाहते हैं, लेकिन कौन देख रहा है, अब A भाई साहब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी, तो इन्हें कितना दिखाई पड़ेगा,
इन्हें कितना दिखाई पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अंकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अंकल, या इसी को लिखें वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादू या कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ। हमारे आपके टीचर्स ने जो क्लास 7th 8th 9th में पढ़ाए थे, बहुत मन से बहुत लगन से इसको समझाया गया था और बहुत प्रेम से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे उन्होंने, है ना। याद करिए, नदी की धारा के साथ बहते थे, नदी के अपोजिट बहते थे, 2 ट्रेनें चलती थी, एक खंभे को पार करने में इतना समय लगा, है ना। इस जो ट्रेन वाले क्वेश्चन थे, पानी में तैरने वाले क्वेश्चन थे, सब इसी के थे, है ना। तो ये आपको एक आइडिया मिला रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी को समझेंगे। और अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम मैकेनिज्म जो पढ़ रहे हैं, जो काइनेमेटिक पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म का, उसके रिस्पेक्ट में इन वेलोसिटीज को समझेंगे। ऐसे तो ये सामान्य बात हो गई, सामान्य बात गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, हवाई जहाज के लिए, ट्रेन के लिए, नदी में, पानी में, सब में दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम इतना थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो एक मशीन पढ़नी है, उस मशीन का एक मैकेनिज्म पढ़ना है, उस मैकेनिज्म में लिंक्स होंगे, वो लिंक आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे। तो किसी भी मैकेनिज्म के दो लिंक कितने तरीके से रिलेटिव मोशन कर सकते हैं, केवल इसी की चर्चा होनी है। एक मैकेनिज्म होगा, उसमें दो लिंक इस टाइप से होंगे, वो दोनों लिंक किस टाइप से आपस में मोशन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे, उसी की चर्चा यहाँ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सापेक्ष गति को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी सब यही रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बहुत मन से और ढंग से पढ़ा जाएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं।